Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. As we have started the surgery series, now in this topic we will discuss about the corrosive or the caustic injury. अब corrosive और caustic injury की हम सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी करेंगे, उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स करेंगे इनके डिस्कस, देन ट्रीटमेंट प्लान एंड द लेट कॉन्सिक्वेंसेस. नाउ आवर कंसर्न अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है, 2 to 3 मिनट में हम ये डिस्कस करेंगे. अब जो कास्टिक्स या क्रोसिव सर्जरी जो इंजरी है उसमें क्या है, दो किस्म की पीएच होती है. नंबर वन पीएच, इफ पीएच इज लेस देन 2, इफ द पीएच इज ग्रेटर देन 12. अगर 2 से कम हो गई इसका मतलब क्या है, एसिडिक है. ठीक है, किसी ने एसिडिक कंटेंट यानी कि ड्रिंक कर लिया है, या किसी ने क्या किया बेसिक, या जिसे क्या कहते हैं अल्कली. अल्कली, अब कोई भी चीज इंजेस्ट करोगे अगर वो लेगा एसिडिक है या बेसिक है, उनके अपने अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अगर वो एसिडिक कर रहा है तो दैट कैन लीड टू द कोआगुलेटिव नेक्रोसिस. क्या करती है, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस. जबकि जो बेसिक है वो क्या करती है, मोर डैमेजिंग है, मोर पेनिट्रेटिंग एंड द मोर डैमेजिंग. ये क्या करती है, मोर पेनिट्रेट एंड मोर डैमेजिंग. ठीक है, तो ये है, बच्चे एमसीक्यू गलत करके आते हैं कि भाई वो कहते हैं यार एसिडिक ज्यादा खतरनाक है. नहीं, एसिडिक इतनी खतरनाक नहीं है जितनी बेसिक खतरनाक है. बेसिक इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये मोर पेनिट्रेटिंग है, जबकि एसिडिक क्या है, उसने प्रोटॉन दिया, कोआगुलेशन हो गई उसकी, नेक्रोसिस कोआगुलेशन नेक्रोसिस हो गई. ठीक है, अब जो एसिडिक कंटेंट है वो किसको एरिया को इन्वॉल्व करता है, वो प्री पाइलोरिक एरिया ऑफ द स्टमक. क्योंकि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये स्टमक है, तो स्टमक के जो प्री पाइलोरिक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे पाइलोरस है उसका ऊपर वाला एरिया है वो हाइपर सेक्रेटिंग ऑफ द HCl. जहाँ पे पहले ही HCl है, आप दोबारा उसे हाइड्रोजन दे रहे हो, ठीक है, दोबारा उसे क्या कर रहे हो, एसिड दे रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है. तो वो मोर रिलेटेड टू द एसिड इज दैट ऑफ द स्टमक. एंड जो अल्कली होगा वो क्या होगा, दैट कैन बी द मोर अबाउट रिलेटेड ऑफ द एसोफेगस. ठीक है, ये पॉइंट आता है. अब आ जाते हैं, हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की. नाउ आवर कंसर्न अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. अब हम आते हैं अपने क्लिनिकल फीचर में. तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, आपने ऊपर से आते आना है, जहां से वो क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है. अगर पेश उसने इंजेस्ट किया है तो सबसे पहले क्या होगी, हैपरसिलाइवेशन. ठीक है, हैपरसिलाइवेशन के बाद वो फेरिंक्स में आ गया. ठीक है, तो नेजल सिम्टम भी आ सकते हैं क्योंकि नेजल के रिलेटेड भी है और एयर के भी. ठीक है, अब उसके बाद क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, लेरिंक्स. ठीक है, लेरेंजाइटिस हो सकता है. ठीक है, उसे डिस्निया हो सकता है, यानी कि उसको इन्फेक्शन हो जाए, या वो यानी कि उस सांस उसका फूलना हो सकता है. और उसके आगे साथ साथ क्या हो सकता है, जब वो इसने इन्वॉल्व किया एसोफेगस को तो क्या होगा, डिस्फेजिया. ठीक है, और उसके साथ साथ इसने किसको इन्वॉल्व किया, गैस्ट्रिक एरिया को इन्वॉल्व किया. ठीक है, ये तो होगी, उसने जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी बुनियाद पे ये सारे सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे. इन केस अगर परफोरेशन हो जाती है कहीं पे, ठीक है, जब भी परफोरेशन होगी तो क्या होगा, अगर एसोफेजियल परफोरेशन होगी तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, वो डिस्निया से सांस उसका चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जिसको सांस को चढ़ना कहते हैं, जिसे डिस्निया कहते हैं. ठीक है, डिस्निया हो जाएगा उससे, और हाइपोटेंशन होगी, ऐसे हाइपोटेंशन गिरने वाला होगा, फीवर भी हो सकता है उससे साथ साथ. अच्छा, अगर गैस्ट्रिक परफोरेशन हो जाएगी तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है. तो ठीक है, आगे हम इसको मजीद क्लिनिकली डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिक. ये तो हो गए हमारे क्लिनिकल फीचर, आप ऊपर से आते हैं सारे क्लिनिकल फीचर्स बता देंगे. ठीक है, अब जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, आफ्टर प्रेजेंटेशन हमने ट्रीट कैसे करना है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन है. ठीक है, इसमें ओपीडी वाला कोई केस नहीं है, ये इमरजेंसी कंडीशन है. इमरजेंसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले रिससिटेट करना है. रिससिटेशन, रिससिटेशन के कौन सा प्रोसीजर है, फर्स्ट स्टेप इज द रिससिटेशन. आपने उसका क्या करना है, एयरवे मेंटेन करना है. ठीक है, मेंटेन ऑफ द एयरवे.
आपने एयरवे मेंटेन कर लिया, ठीक है। आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे, आपने आगे एयरवे मेंटेन कर लिया, तो आप जाओगे कि भाई यार मैं इसको देखूं, एंडोस्कोपिकली जाके देखूं इसको मसला क्या है, ठीक है। आपने जो मोस्ट प्रोबेबली है रिससिटेशन में क्या करोगे, सबसे पहले क्या लगा दोगे उसे आईवी फ्लूइड देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एनजी ट्यूब नहीं पास करोगे, ठीक है। एनजी ट्यूब पास भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही मसला पड़ा हुआ तो मजीद परफोरेशन जाके करेगी। एनजी ट्यूब कंट्रोवर्शियल है, किसी में करते हैं तो किसी में नहीं करते, ठीक है। आपने आईवी फ्लूइड दिए, आपने उसे रिससिटेट कर रहे हो आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट स्टेप इज द रिससिटेशन, ठीक है। उसके बाद आप उसको साथ साथ पीपीआई दे सकते हो कि उसकी जो एसिडिक प्रोडक्शन है वो रोक दिया आपने। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अब ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहां पे जाके करते हैं, ये स्टमक एरिया में जाके HCl की प्रोडक्शन को लो कर देते हैं, ओके। आपने उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए। अब जब आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिए तो दूसरा काम क्या आता है, दूसरा काम ये आता है कि आपने आपने एक्सरे करा लेना है। एक्सरे की क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बड़ा मजेदार सा है ना इसकी एक्सरे, इसका एक्सरे पेपर में भी रखते हैं, ठीक है। तो ये तो पार्ट 1 में भी आता है और पार्ट 2 में भी, ये तो बहुत ही कमाल का है ना इसका एक्सरे। अब एक्सरे क्या होता है, यहाँ पे क्या है राइट डायफ्राम और यहाँ पे है लेफ्ट डायफ्राम। जब आप लेफ्ट डायफ्राम पे देखोगे तो क्या है, आपने क्या करना है, पीए व्यू देना है, कौन सा, थोरेसिक और एब्डोमिनल का साथ साथ डायफ्राम तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट में होता है क्या होता है, स्टमक है, तो वहां आपको स्टमक का बबल नजर आएगा ब्लैक शेडो में, वो तो अक्सर एक्सरे में नजर आ जाता है, ठीक है। इन केस अगर राइट डायाफ्राम के नीचे आपको ना एयर नजर आ गई, भाई मसला है, यहाँ पे गैस्ट्रिक परफोरेशन हो गई है, यहाँ पे क्या एसोफेगस है और ये स्टमक है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर परफोरेशन हो गई तो ये जो एयर है, ठीक है, वो कहां पे चली जाएगी, अबव द लेवल चली जाएगी, तो हमें ब्लैक नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस राइट डायफ्राम पे अगर हमें ब्लैकनेस नजर आ गई है तो दैट इज द इमरजेंसी कंडीशन, आपने सर्जरी करनी है पेशेंट की, ठीक है। अगर एसोफेगस की परफोरेशन है तो आपको मीडियस्टनम में नजर आना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे मीडियस्टनम में, ठीक है। वो क्या है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर जो होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक। ये तो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरे कर लिया। तीसरा आपने क्या किया, एंडोस्कोपी से गए और एंडोस्कोपी पे आपने देखा कि इसको मसला क्या है, इसकी ग्रेडिंग देखी आपने। इसकी ग्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे, इसकी ग्रेडिंग, इसको कहेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड द ग्रेड 3। ग्रेड 1, अब जो ग्रेड 1 का मसला क्या होता है, ग्रेड 1 में क्या है, जो म्यूकोजल है वो हेपरीमिया हो जाता है, म्यूकोजल हेपरीमिया एंड द एडिमा, म्यूकोजल हेपरीमिया प्लस एडिमा। इन केस ऑफ द ग्रेड 2, ठीक है, ग्रेड 2 में क्या कंडीशन आती है, म्यूकोजल और हेपरीमिया के बाद क्या होता है, वहां पे अगर अल्सर बनना स्टार्ट, वहां पे ऐसे अल्सर, एक्सुडेटिव अल्सर बनना स्टार्ट हो जाए, दैट इज द ग्रेड 2 एक्सुडेटिव अल्सर, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगी है, मेम्ब्रेन अंदर बनना स्टार्ट होगी है, सूडो मेम्ब्रेन, पूरा लिख दें इसको। इसके बाद आता है ग्रेड 3। ग्रेड 3 इज द सर्जरी, भाई ग्रेड 3 में सर्जरी करनी होती है, ग्रेड 3। अब ग्रेड 3 में क्या है, परफोरेशन, परफोरेशन भी हो सकती है और बार बार परफोरेशन, उसमें ग्रेड हर किस्म की, इसमें ग्रेड 4 भी आता है, उसमें भी परफोरेशन होती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इसमें यहाँ पे हमको अल्सर नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, अल्सर नजर आ सकते हैं और परफोरेशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ज्यादा बेड़ा गर्क होगा ग्रेड 3 में, इसमें आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है। तो जो फर्स्ट 2 है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है, इसमें क्या करते हो आप उसे नॉर्मली क्या करते हो, आप उसे मेंटेन कर रहे हो, आईवी लाइन पे फ्लूइड में मेंटेन कर रहे हो और उसे आपने एंटीबायोटिक पे लगाया हुआ है, ठीक है। आप उसको फॉलो अप केस पे ऐसे से देख रहे हो। इन केस ग्रेड 3 में आप क्या करोगे, सर्जरी परफॉर्म करोगे, ठीक है। सर्जरी में आप वो जो एरिया है वो क्या करोगे, आप क्लोज करोगे जहां पे परफोरेशन हो गई है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट प्रोबेबली,
we have discussed about their grades and their treatment plan. ठीक, इसके बाद आता है लास्ट है कि भी what are the consequences. consequences भी ऊपर से देखोगे, कोई भी चीज तैयार करने का है कि भी कोई चीज अगर आप ले रहे हो ना तो उसकी consequences क्या हो सकती है. consequences, अगर पेशेंट की जो consequences हैं या उसकी जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकती है. सबसे पहले मैं आपको एसोफेजियस स्ट्रक्चर बन जाएगा, आगे ट्रेकिया पड़ी हुई है, ट्रेको एसोफेजियल फिस्टूला बन जाएगा. ठीक है, नीचे चले तो गैस्ट्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, परफोरेशन हो सकती है. ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, जहां पे भी स्ट्रक्चर बनेंगे 80% ऑफ द केसेस में स्ट्रक्चर बन जाते हैं. ठीक है, भूलना नहीं है, मोर प्रोबेबली तो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं. फाइब्रोसिस, तो आपने क्या करनी है, जाके स्टंट डाल के उसे डायलेट कर देना है जहां पे स्ट्रक्चर बना हुआ है. स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये एरिया है ऐसे बंद हो गया तो आपने जाके उसे डायलेट कर दिया है. ठीक है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द corrosive और कास्टिक इंजरी. अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन ये आता है कि आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे. पेशेंट को आप ट्रीट कैसे करोगे, रिससिटेट करोगे पेशेंट को. ठीक है, क्लिनिकल फीचर से आ गया, आपने देख लिया कि भाई ये है, तो आप सबसे पहले रिससिटेट करोगे. रिससिटेट के बाद आप क्या करोगे, एक्सरे के देखोगे परफोरेशन है नहीं है. परफोरेशन जब आपने देखी, फिर एंडोस्कोपिकली आप जाके देखोगे मसला क्या है, कौन सी ग्रेडिंग है, और ग्रेडिंग के मुताबिक ही आप उसे क्या करोगे, ट्रीटमेंट प्लान पे लेके जाओगे. एंड दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस अबाउट द corrosive or caustic injury. And thank you so much. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.